नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाद। क्या आपने अपनी सैलरी चेक की है? नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि लेबर कोड 2025 का असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा। अब आपकी जो सीटीसी है उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी में जाएगा और इससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी। लेकिन रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस जरूर बनेगा। तो नए लेबर कोड से कितना बदल जाएगा आपका सैलरी का स्ट्रक्चर, जानेंगे इस पूरे शो में। क्या कुछ होंगे आपको फायदे। शो में हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और ये मुझे लगता है कि आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो हर किसी के इंटरेस्ट का है, खास करके अगर वो सैलरीड हो तो, कि क्या आपकी सैलरी बदल गई है। लोग कहेंगे हम बढ़ी नहीं है लेकिन बदल गई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए पंकज जी कि ये जो नया लेबर कोड 2025 जो कि नवंबर में आया, इसमें सैलरी में क्या क्या इसने बदल दिया है? अब स्मिता जी आपको, विरल जी आपको और हमारे सभी जी बिजनेस के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा आपने कहा अभी सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू द कंपनी, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक कॉस्ट टू द कंपनी डिसाइड होती है कि भाई इसको इतना पैकेज देना है। अब उसमें से क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, कितना बेसिक है, कितना डीए है, और कुछ कंपनी में तो डीए नहीं भी होता है, कुछ दूसरे अलाउंसेस हो सकते हैं। तो इसका पर्पस मेनली जो होता है वो होता है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इस तरह प्लानिंग की जाए कि कुछ चीजें शायद टैक्स के दायरे में ना आए, बट कंपनी के लिए वो सेम कॉस्ट है, कॉस्ट फिक्स है। तो यहां पर क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से स्ट्रक्चर करती थी, लेकिन ये जो लेबर कोड 2025 आया, इसमें एक बात तय हुई कि आपका कम से कम 50% जो है वो आपका बेसिक और डीए जो है उसके लिए इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब बात होती है ग्रेजुएटी कैलकुलेशन की तो वहां पर भी बेसिक और डीए के हिसाब से कैलकुलेट होता है। साथ ही यदि हम बात करें पीएफ डिडक्शन की, तो क्योंकि एम्प्लॉय की जो बेसिक प्लस डीए होता है, वेजेस जो है उसका 12% डिडक्ट होता है। तो यदि आपके अलाउंसेस ज्यादा होते थे और आपका बेसिक डीए कम होता था तो डिडक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए इसका जो वजह है वो यही है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, सिंप्लिसिटी हो, कॉम्प्लायंस हो, तो ये मकसद है। लेकिन मैं एक बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि इसका असर जो है वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक कंडीशन है कि आपका जो, हम अगर ईपीएफ की बात कर रहे हैं, हम पीएफ की बात कर रहे हैं, तो 15,000 तक की जिसकी सैलरी है तो उसका तो डिडक्शन यहां पे मैंडेटरी हो जाता है यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, पर उससे ज्यादा है तो वॉलंटरी है। और दूसरी बात एक और भी है, यदि आपकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में यह भी हो सकता है कि सिर्फ 15,000 के ऊपर ही डिडक्ट होगा, बाकी का जो बेसिक ज्यादा भी है पर उस पर डिडक्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि इसका जो मकसद है वो पूरी तरह अचीव ना भी हो पाए। ओके, यही छोटी छोटी बारीकियां जो लोगों को बहुत जरूरी है समझना, और इसीलिए हमने आज इस पर चर्चा की। एक चीज जो यहाँ पर विरल समझने वाली और है, जैसा पंकज जी ने पीएफ और ग्रेच्युटी का भी जिक्र किया, मुझे बताइए क्लियरली कि पीएफ और ग्रेच्युटी पर कैसा असर पड़ा है इसके बाद से। श्योर स्मिता, नमस्कार स्मिता और पंकज जी। देखिए, डेफिनेटली असर कहाँ ना कहाँ तो रहेगा ही रहेगा। अभी कितनी कंपनीज इंप्लीमेंटेशन करने लगी है और इसको अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर है, उसमें वो ऐड करने लगी है, वो फिलहाल थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अभी तो ये लेबर कोड 2025 आया है, उसको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट भी एश्योरेंस दे सकती है कि ये कॉर्पोरेट्स जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बट बेसिक सैलरी और पीएफ और ग्रेच्युटी, ये जो तो 3 पार्ट होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से पंकज जी ने कहा कि 50% जो बेसिक सैलरी होती है, राइट, और उसके अलावा जो बाकी अलाउंसेस होते हैं, अभी कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी। और अगर देखेंगे ना तो जो पीएफ का कैलकुलेशन भी है अब हायर बेस पर होगा। पहले ये कैलकुलेशन नहीं था, अभी ये हायर बेस पर कैलकुलेशन होगा, यानी हायर सैलरी होगी, हायर सैलरी बेस पर अगर कैलकुलेशन होगा तो ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। यानी इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके पीएफ और ग्रेच्युटी में दिखता बनेगा। पेंशन
के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी पेंशन और जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जो मिलते थे कंपनी के ओर से, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता वहां पे देखने मिलेगी। और जैसे पंकज जी ने कहा कि ये जो प्रावधान है वो 15,000 तक बेसिक और प्लस डीए वालों के लिए जो ईपीएफ मिलता था उनके लिए अनिवार्य है, पर जो 15,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा जो बेसिक प्लस डीए जिनको मिलता है उसके लिए ये वॉलेंटरीली है। तो कहीं ना कहीं असर दिखेगा, कितने परसेंटेज पर होगा, कितनी तरीके से होगा, कितने अच्छे से लोग फायदा उठाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली दिखेगी, राइट। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगा, और जो अलाउंसेस थे, पहले बहुत बार ऐसा होता था स्मिता की जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस को बहुत ज्यादा रखते थे जिससे क्लैरिटी नहीं मिलती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती थी। सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत बार वेरिएबल्स आते थे, डिफिकल्ट होता था उसको कैलकुलेट करने में। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको शायद से मदद मिलेगी कि भाई ये हट जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्लैरिटी आएगी कि मेरा नेट टेक होम क्या रहेगा, मेरा पेंशन कितना बन सकता है, और मुझे पीएफ और ग्रेच्युटी में कितना बढ़ावा मिल सकता है आने वाले सालों में। बिल्कुल। और पंकज जी, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेबर कोड, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को इस बात पर था कि उनकी जो टेक होम सैलरी है वो घट जाएगी, और लोगों ने यही इसको अज्यूम भी करके मान लिया कि हमारी टेक होम सैलरी इस लेबर कोड के आने के बाद घट जाएगी। अब मुझे एक बात बताइएगा, टेक होम सैलरी पे तो असर होगा, लेकिन क्या सभी की टेक होम सैलरी इस लेबर कोड के बाद घटेगी? क्या होगा, किस तरीके से फर्क पड़ेगा पंकज जी? बिल्कुल जी, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को स्पेशली घबराना नहीं चाहिए। मत सोचे कि अब आपकी टेक होम सैलरी सच में कम ही होने वाली है। उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि ये जो मैंडेटरी है वो उनके लिए है जिनकी सैलरी 15,000 है, यानी कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम 20 एम्प्लॉयज और वहां पर कम से कम एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर 15,000 से नीचे है तो मैंडेटरी होता है। अब कई बार तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो नीचे के एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो यानी कि किसी भी एक्चुअल एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम होती ही नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि इसका फर्क पड़ेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि यदि आपके यहां पर सैलरी 15,000 से है, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 15,000 के नीचे है और कुछ की 15,000 से ज्यादा है, और हम 15,000 ज्यादा क्या बात कर रहे हैं, बेसिक और डीए की बात कर रहे हैं। मतलब अगर 30,000 रुपया महीना भी सैलरी है तो उसमें से बेसिक प्लस डीए आपका 15,000 होना चाहिए। बट अगर उससे ज्यादा है तो फिर उस केस में ये वॉलेंट्री है कि आपको ऑप्शन लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा, पहले क्या होता था, ऑप्शन नहीं होते थे आपके पास निवेश के बहुत सारे, तो अक्सर एम्प्लॉयज भी ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करना पसंद करते थे और साथ में इवन वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड बीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जब एनपीएस आया तो अब एम्प्लॉय ज्यादा करके क्या करते हैं, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इवन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, क्योंकि उस पर आपको टैक्स बेनिफिट, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में मिल जाता है, वो भी अट्रैक्टिव चीज हो गई है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि कितने एम्प्लॉयज सच में पीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वॉलेंटली और कितने कर रहे हैं, और कहां पर ये चॉइस आपके पास अवेलेबल है। तो पहली बात जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे ही नहीं, तो फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम इसे ऐसे देखें कि अगर आपका सच में कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी है, और ज्यादा सैलरी पे होता है, ज्यादा वेजेस पर होता है, तो आपकी पूंजी तो बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जब दूसरी चॉइसेस आपके पास में हैं तो फिर क्या यहां पर वॉलंटरी करवाना जरूरी है क्या। तो टेक होम सैलरी जो आपने कहा कि सच में कम होगी, वो सबके लिए नहीं होगी। जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनके लिए इसका फर्क पड़ेगा, बाकी पर इसका फर्क आपको देखने को शायद ना मिले। बिल्कुल। और उसमें भी जिसके अलाउंसेस बहुत ज्यादा उसके सैलरी से अलग के आते हैं उनको इस पर फर्क पड़ेगा, जिनके नहीं आते एडिशनल अलाउंसेस उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई राइट पंकज जी? बिल्कुल। देखिए आज की तारीख में तो स्मिता जी अगर देखेंगे कॉर्पोरेट में तो अलाउंसेस ज्यादा रहते हैं, बेसिक प्लस डीए। मैंने जैसे पहले भी कहा था, बहुत सारे सैलरी स्ट्रक्चर में डीए तो आपको देखने को ही नहीं मिलता। आपको वहां पर सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज हैं, बाकी दूसरे अलाउंसेज जो भी होते हैं, प्लस बोनस के रूप में आपको एक अमाउंट दे दिया जाता है जो कि अक्सर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव या बोनस होता है। तो बेसिक जो होता है ऑलरेडी कम होता है, प्लस एचआरए होता है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर में आपको 50% करना पड़ेगा,
उसकी वजह से बोनस, उसकी वजह से आपको बेसिक प्लस डीए बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो तय है कि स्ट्रक्चर में तो बदलाव देखने को मिलेगा आपको। जब ये इंप्लीमेंट होगा तो बेसिक आपको डीए ना करें तो बेसिक करेंगे, पर वो ज्यादा तो देखने को मिलेगा। पर क्या आपकी जो कटौती है पीएफ में वो ज्यादा होगी, वो क्वेश्चन मार्क है। जैसे मैंने कहा कि 15,000 के ऊपर के वेजेस पर वो मैंडेटरी नहीं है। तो इसके लिए भले सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा, पर आपका जो टेक होम है वो फिर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आपका डिडक्शन जो ईपीएफ का है वो नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था लोगों को इस टेक होम सैलरी के ऊपर। विरल, चेरी ऑन द केक तो ये है कि बोनस और छुट्टी का पैसा भी मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर हमेशा हम देखते हैं कि एक कंट्रोवर्सी होती रहती है कि छुट्टियों का, जो हम छुट्टी नहीं लेते हैं तो फिर हम उसको कैश करा सकते हैं, कई कंपनी इसको नहीं करती है। अब क्या इस कोड, इस तरीके से लेबर कोड के आ जाने के बाद ये मैंडेटरी कर दी जाएगी कि आपको छुट्टियों को कैश कराने का ऑप्शन होगा एम्प्लॉय के पास? डेफिनेटली देखिए, ऑप्शन तो होगा, पर वहां यहाँ पे जो मनमानी तरीके से कुछ कंपनियां अगर डिसीशंस लेती थी और जो लीव एनकैशमेंट हो गया या बोनस हो गया, वहां पे जो दिक्कतें आती थी, अभी जो नियम को स्पेसिफाइड किया हुआ है, नियम को जो क्लियर किया हुआ है ये लेबर कोड 2025 में, उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, और एक चीज क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। हर कर्मचारी को पता होगा, एम्प्लॉयज को पता होगा कि बोनस और बची हुई छुट्टियां का कितना पैसा मिलेगा, और आसान और पारदर्शिता आएगी। फॉर्मूला साफ रहेगा, क्लैरिटी दे देगी कि कितना आपको छुट्टियां मिलेगी और कितना आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगा और कितना बोनस मिलेगा। और देखिए, जो भी बची हुई छुट्टियां रहेगी, ये कैलकुलेशन से और ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से क्या होगा कि जो आपकी बची हुई छुट्टियां कितनी है, और उससे जो कंफ्यूजन पहले क्रिएट होता था वो अब क्लियर हो जाएगा एम्प्लॉयज के लिए। देखिए, और दूसरी चीज क्या होती थी कि पहले बहुत बार ऐसा भी होता था स्मिता, कि गलतफहमियां बहुत होती थी। जब आप जॉब छोड़ देते थे, तब जब वो कैलकुलेशन होता था, जब आप रिटायरमेंट, आपका स्टेज आ जाता है, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तब कंफ्यूजन होता था। तो ये सब चीजें जब क्लैरिटी हो जाएगी, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, वहां पे आपको क्लियर से बता जाएगा कि आपकी कितनी छुट्टियां है, कितना बोनस है, वो जो सारा पूरा ये है कि भाई ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा, इतने तक ही मिलेगा, ये सारी जो कंफ्यूजन होती थी या तो जो बहस होती थी, जो वाद विवाद होते थे कंपनियों के साथ एम्प्लॉयज के, वो शायद से मुझे लगता है कि ये लेबर कोड 2025 से बहुत सारे क्लैरिटी और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, और एक चीज होती थी कि जो कंपनियां अलाउंसेस देते थे, वो पहले कैसे होता था कि स्ट्रक्चर में, मैंने थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात की, जो अलाउंसेस देते थे वो अलाउंसेस में भी अभी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक क्लैरिटी देने की कोशिश की है ये लेबर कोड 2025 ने कंपनियों को, कि भाई एचआर को ध्यान रखना होगा कि जो अलाउंसेस है, वो अलाउंसेस से क्या होता था कि जो सैलरी में पहले जो ऊपर नीचे चीजें होती थी, अलाउंसेस ज्यादा होते थे, हाथ में कितना आता था, टेक होम कितना होता था, लीव एनकैशमेंट कितना था, ये सारी चीजें में बहुत कंफ्यूजन होता था। ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अभी और क्लैरिटी के साथ होगी और कॉन्फिडेंस के साथ एचआर अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सही तरीके से समझ पाएंगे कि मेरी लीव एनकैशमेंट कितनी है और बोनस कितनी है, उसकी क्लैरिटी सही से मिल पाएगी। ओके, तो बोनस और लीव की इनकैशमेंट जो, जिसमें आपको बहुत दिक्कत पहले अगर आती होगी, तो फिर ये नए लेबर कोड के बाद आपको थोड़ी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि कंपनी को आपको सहूलियत देना होगा, इसके लिए कंपनी बाध्य होगी। आगे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, और साथ ही ये कि आपके लिए इस लेबर कोड 2025 में क्या है खास, आपके लिए कैसे ये हो सकता है बेनिफिट भरा, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपने अपनी सैलरी चेक की? क्योंकि लेबर कोड 2025 सैलरी में अब आपके बदलाव लेकर आएगा, और आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो इसके बाद बदल जाएगा। और इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ पंकज मटपाल और विरल भट्ट लगातार बने हुए हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से बदलेगा, टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे पंकज जी जो इसका है वो ये है, लॉन्ग टर्म में ये कितना फायदेमंद साबित होगा। आप बताइए जरा, कैसे इसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में दिखेगा? बिल्कुल, देखिए इसमें जी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर कि टेक होम सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर मैं एक बात बता दूं कि जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बात सीधी सी है। मैंने जो पहले भी कहा कि डिडक्शन जो होता है वो सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं है। आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो आप शायद पीएफ के मेंबर भी ना हो,
और आप वॉलंटरी ना कटवाना चाहें तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात एक और बोलूंगा आपको मैं, हम बात कर रहे हैं कि अलाउंसेस पहले थे, शायद अलाउंसेस कम होंगे और बेसिक और डीए बढ़ेगा। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर बदला जाता था ताकि जो अलाउंसेस हैं वो आपके टैक्स फ्री हो, वो टैक्स के दायरे में ना आते हो। पर अब हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारे चीजों पर जहां डिडक्शन पहले मिलता था वो मिलता ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। आपकी बेसिक बढ़ जाए, डीए बढ़ जाए, अलाउंसेस कम हो जाए, तब भी आपको कोई टैक्स में बदलाव नहीं होने वाला है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। मुझे ना ईपीएफ से ज्यादा यहाँ फायदा दिखाई देता है आपके प्रोविडेंट, आपके ग्रेजुएटी पर। पहले कैसे था अभी तक कि ग्रेजुएटी के लिए कम से कम 5 साल यदि आप एक जगह पर नौकरी करते हैं तब आप एंटाइटल होते हैं ग्रेजुएटी के लिए। बट अब क्या बदलाव आया है कि यदि आपकी एक फिक्स टर्म जॉब है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको 5 साल इंतजार नहीं करना है। उससे पहले ही अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो भी आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं यहाँ पे फिर ऐड करना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि जो ग्रेजुएटी के लिए डिडक्शन होता है या जो ग्रेजुएटी कैलकुलेट की जाती है उसका कंट्रीब्यूशन भी आपके सीटीसी का ही पार्ट होता है। बट एनीवे, ये मान लिया जाए कि ग्रेजुएटी तो कम से कम आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 5 साल तो भाई मुझे रहना ही है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, उससे पहले भी मिल सकती है। दूसरी बात जो आप जिक्र कर रही हैं बार बार जिस बात का कि लॉन्ग टर्म में पैसा इकट्ठा होगा, बिल्कुल सही बात है। यदि आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो बेशक, क्योंकि वो पैसा बढ़ेगा समय के साथ में और रिटायरमेंट के वक्त आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। और स्पेशली जिनके वेजेस 15,000 से नीचे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा अगर वो ईपीएफ के एम्प्लॉयज हैं। बाकी के मेंबर्स हैं और बाकी के लिए जैसे मैंने कहा वो वॉलंटरी है, अगर वो रहेंगे उसके मेंबर तो उनको भी इसका फायदा लॉन्ग टर्म में मिलेगा। बट इससे बड़ी बात मैं कहूंगा स्मिता जी, जो सबसे बड़ी बात, इसका जिक्र अभी विरल जी भी बार बार कर रहे थे कि जो यूनिफॉर्मिटी, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लायंस, ये जो चीजें इसमें आई है ना, ये बहुत फायदे की बातें हैं। इससे कम से कम जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में एक जो डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं वो शायद काफी कम होंगे। और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, वर्क एनवायरनमेंट में बदलाव है, उस पर जो चर्चा इस कोड में हुई है वो शायद एम्प्लॉयज के हित में होगी। बिल्कुल, तो स्ट्रक्चर काफ़ी सिंप्लीफाई होगा और जाहिर सी बात है कई बार तो आपका खुद का स्ट्रक्चर भी आपको समझ नहीं आता, आपको किसी और से पूछना पड़ता है कि इसमें बताइए ज़रा कि ये सीटीसी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें, ये समझा दीजिए हमें, किस तरीके से पैसा हमें कंपनी दे रही है। बहरहाल ऐसे बड़े कम लोग होते होंगे लेकिन फिर भी होते हैं। अब मुझे आप बताइए विरल, आपके हिसाब से लेबर कोड 2025 का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? लोगों को इससे क्या अच्छा कुछ देखने को इसमें मिलेगा? देखिए, जैसे पंकज जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, जब ये मैं सुन रहा था तब मुझे लगा स्मिता कि ये ना डायरेक्टली बेनिफिटेड वाला नहीं लगेगा, क्योंकि कैसा होगा ये हाइंडसाइट में अगर हम देखेंगे ना तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी देखिए हम थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट का शो कर रहे थे स्मिता, तब हमने बात की थी कि आजकल रिटायरमेंट के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे रिटायरमेंट में कितना पैसा लगेगा, मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, मैं उसको गोल मानता ही नहीं हूं, लॉन्ग टर्म सोचता नहीं हूं। अभी आप देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना ही है, रिटायरमेंट को सोच के करना है, बट पीएफ और ग्रेच्युटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपके सैलरी के अंदर जो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदा करके दे सकता है। और लेबर कोड में यही प्रावधानों को बदल दिया गया है जिससे लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। एग्जिट की बात कर रहे थे पंकज जी, मैं तो यही मानता हूं कि एग्जिट के बारे में ना सोचे और एग्जिट को लेकर सोच सके कि भाई मैं उसको जब मेरी रिटायरमेंट होगी तब उसका मैं अच्छे से कैसे फायदा उठा सकूं। तो जो लॉन्ग टर्म में है, भविष्य आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित बन सकता है। हालांकि डेफिनेटली रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे, आपको इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स कम मिलेंगे, बट आपके हाइंडसाइट में जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो और ज्यादा होगा, जिससे जो कॉर्पस बनने वाला है वो और अच्छे से होगा। पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, बोनस हो गया, ये आपको लंबे समय तक काफी अच्छे से फायदा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल अगर उसको देखें, ये प्रावधानों को देखें, तो ये लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट करने जाएंगे आपके सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक होम कितना मिलेगा, टेक होम कम हो जाएगा, ये सब चीज में मत पड़िए। आप ये सोचिए कि मुझे मेरे आने वाले जो साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में अगर जॉब करता हूं, मैं एम्प्लॉय बनकर रहता हूं, तो जब मुझे पीएफ और ग्रेच्युटी जो बढ़ी है लेबर कोड 2025 में, उसका फायदा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा
तब मुझे पड़ेगा, या मुझे कोई इन बिटवीन इमरजेंसी आ जाती है, मेरा कॉर्पस वहां पे बढ़ने वाला है, मैं दूसरे जो मेरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको मैं ना छूकर मेरे ये जो पीएफ और ग्रेचुइटी जो बड़ी है उसका फायदा लेकर मैं उसको जो मेरी इमरजेंसी आई है उसको मैं मिटिगेट कर सकता हूं। तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये लेबर कोड 2025 एम्प्लॉइज को फायदा कारक होंगे। ओके, लेकिन वही बात है ना कि एक समय आता है ज़िंदगी में जब आपको ये सारी चीज़ें अहमियत लगने लगती है इन सारी चीज़ों की। वरना पंकज जी, इनिशियली तो अगर कोई मान लीजिए नया नया इंटर्नशिप में आया है और उसके बाद वो ट्रेनी बन जाता है या फिर वो एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाता है, उसको सबसे पहले चिंता अपनी टेक होम सैलरी की होती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ग्रेचुइटी कितनी कट रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पैसा ईपीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से पंकज जी। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन की वजह से कम पैसा बच जाता है, अदरवाइज जितनी सैलरी मिलती है पूरी खर्च हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चॉइस है। आपको बिल्कुल अगर वॉलंटरी भी आपको कंट्रीब्यूट करना हो तो बिल्कुल करना चाहिए, ऑप्ट इन करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर हम पहले देखते थे कि टैक्स बचाने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, अब वो भी छोड़ दिया। और यहाँ पर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी यदि आप नहीं करेंगे तो फ्यूचर में पैसा बचेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूरी है कि पूरा 50% आपका जो बेसिक प्लस डीए होगा उसका पूरा 12% आपका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पैसा बन सके। लेकिन हाँ, बाकी लोग जो हैं, जो सोचते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, अपने हिसाब से अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं, वो दूसरी और जो विकल्प हैं उसके बारे में भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, अब एक जो जनरेशन है जो ये सोचेगी कि हर बार मैं शो में उसको खींच के लाती हूँ, जेनजीज, वो भी वर्कफोर्स में आ गए हैं और उनको ये लगता है कि क्यों उनको ईपीएफ पर इतना स्लो रिटर्न चाहिए। उन्हें लगता है वो एफएनओ में पैसा लगा के, क्रिप्टो में पैसा लगा के यूं पैसा बना सकते हैं। तो उन सब के लिए ये है कि आपको भी इस लेबर कोड 2025 से काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, वो आपको समय के साथ समझ में आएगा, कम से कम आज से 10 साल के बाद। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विरल हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर लेबर कोड 2025 जिसमें सैलरी आपकी तो बदल गई है, साथ ही सैलरी का स्ट्रक्चर भी बदला है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए हमने ये शो किया ताकि आपको वो बेनिफिट समझ आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।